Hello friends, I welcome you again. So today I want to complete the second sum of reconciliation of cost and financial accounts. आज हम सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो हमारे रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स की होगी। और इस स्टेटमेंट में मैंने कुछ नई प्रॉब्लम ली है वेयर वी आर नॉट गिवन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी गिवन नहीं है, हमें कॉस्ट शीट भी नहीं गिवन, देन वी हैव टू प्रिपेयर द रिकंसिलिएशन। यानी हमें रिकंसिलिएशन के अलावा हमें टू पार्ट्स प्रिपेयर करने होंगे। नंबर वन, हमें बनाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम, देन आई हैव टू प्रिपेयर द कॉस्ट शीट। उसके बाद हम कॉस्ट शीट भी बनाएंगे, टू प्रॉफिट्स को प्रोक्योर करेंगे। फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट हमारा आएगा, देन वी हैव टू कैलकुलेट कॉस्टिंग प्रॉफिट, देन वी हैव टू प्रिपेयर द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस बनाना होगा, देन कॉस्ट शीट बनानी होगी, तब हम बनाएंगे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मुझे इंफॉर्मेशन गिवन है, कुछ हमारी एडजस्टमेंट भी हैं, हम स्टडी कर लेते हैं। अब हमारे पास है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इट इज गिवन, वेजेस इज गिवन रुपीज, देन फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी हमें गिवन है, ऑफिस एक्सपेंस भी हमें गिवन है, सेल प्राइस भी हमें गिवन है। When sale price is given in the information, it is common for the profit and loss account as well as cost sheet. Sale price हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए कॉमन होता है। अब यहाँ पे हमें कुछ इंफॉर्मेशन भी है। अब लिखा है वर्क्स ओवरहेड इज 100% ऑफ लेबर। इट मीन्स जो इंफॉर्मेशन है दैट इज रिगार्डिंग कॉस्ट अकाउंटिंग। कुछ हमें इंफॉर्मेशन गिवन है वो कॉस्ट अकाउंटिंग के रिलेटिवली है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वर्ड लिखा है वर्क्स ओवरहेड, जहां पे थोड़े टेक्निकल वर्ड आ जाएंगे जिसको कहते हैं ओवरहेड्स और लेबर और ऑफिस ओवरहेड। इट मींस दैट इंफॉर्मेशन इज बिलोंगिंग टू कॉस्ट अकाउंटिंग। ये इंफॉर्मेशन हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग को बिलोंग करती है। जहां पे फैक्ट्री एक्सपेंस लिखे होते हैं ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग को बिलोंग करती है। जहां पे वर्क्स ओवरहेड, दिस टाइप ऑफ टेक्निकल वर्ड यहाँ पे यूज किए जाते हैं, दैट बिलोंग्स टू कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये इंफॉर्मेशन हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए होगी, कॉस्ट शीट के लिए होगी, और ये जो इंफॉर्मेशन है दैट इज रेलेवेंट फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये इंफॉर्मेशन हमारी फाइनेंशियल के लिए है। सबसे पहला काम होगा हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाए, हम बनाएं ताकि हमें प्रॉफिट का पता लगे, हाउ मच प्रॉफिट इज अर्न्ड बाय द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो हमारे पास डाटा इंफॉर्मेशन गिवन है। अब हमने बनाया नंबर वन सॉल्यूशन में मैंने पार्ट लिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम बनाने वाले हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा जैसा हमें पता है दैट इज बेस्ड ऑन द नॉमिनल अकाउंट सिस्टम। हम नॉमिनल अकाउंट के बेस में बनाते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम हम करेंगे। हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट क्रेडिट। अब हमें इंफॉर्मेशन को यहाँ पे पुट करना होगा ताकि हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ट्रू प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर सकें। अब नंबर वन में होगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। हमने यहाँ पे लिखा टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, दैट अमाउंट शैल बी 14,600। तो हमने डेबिट कर दिया। उसके बाद हमने लिखा वेजेस, तो यहाँ पे होगा टू वेजेस 23,200। देन ऑफिस एक्सपेंसेस, क्योंकि इसी में ही हमारा ट्रेडिंग भी है और प्रॉफिट एंड लॉस भी है, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस ही बनाना होता है। तो इसमें ट्रेडिंग काउंट की भी आइटम होगी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की भी आइटम को हम डेबिट करते जाएंगे। और हमने किया टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस, तो ये बनेगा टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस 22,840, जो हमें फाइनेंशियल अकाउंट का डाटा गिवन है। देन वी आर गिवन ऑफिस एक्सपेंसेस, ये हमें गिवन है 12,420, तो ये हमारे पास हमने लिया ऑफिस एक्सपेंसेस होंगे 12,420। और सेल प्राइस को हमें क्रेडिट करना होता है बाय सेल, और ये होगा 88,400। ये सेल हमारी कॉमन होगी। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी यही सेल से हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंट में भी यही सेल होगी, और इसका अमाउंट होगा 88,400।
अब सेल को हमने क्रेडिट कर दिया, तो सेल में से मैंने डेबिट एक्सपेंडिचर माइनस किए, तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आता है उसका अमाउंट होगा 15,340। तो ये हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट होगा जो हमने पहला पार्ट कैलकुलेट किया, क्योंकि हमें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने से पहले हमें प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इट इज नॉट गिवन इन द सम। अगर तो सम में गिवन हो देन नो नीड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कॉस्ट शीट। अगर नहीं गिवन तो सबसे पहला काम होता है कि हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेना चाहिए। अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आंसर गिवन नहीं था, प्रॉफिट गिवन नहीं था, तो सबसे पहले हमने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से अपने प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया और उसका आंसर होगा टू नेट प्रॉफिट 15,340 रुपीज। ये हमने कैलकुलेट कर लिया बाय मेकिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हमारा सेकंड स्टेप होगा, अब हमें कॉस्ट शीट का भी प्रॉफिट चाहिए। कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड के लिए हमें उसका भी नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, तो उसके लिए हम बनाएंगे कॉस्ट शीट। तो हमारा कॉस्ट शीट एक परफॉर्मा होता है जहां पे हम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड करते हैं, प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, देन हमें वर्क्स कॉस्ट करनी होती है, देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देन कॉस्ट ऑफ सेल, देन आफ्टर डिडक्टिंग फ्रॉम सेल इफ सेल इज मोर देन कॉस्ट ऑफ सेल तब हमारा कॉस्टिंग रिकॉर्ड के लिए प्रॉफिट आ जाता है। अगर हमारा सेल लेस होती है एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ सेल तब हमारा कॉस्ट शीट में लॉस होता है। तो उसी वे से अब हम कॉस्ट शीट बनाएंगे ताकि कॉस्टिंग रिकॉर्ड में हम प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकें। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है वर्क्स ओवरहेड, इट मींस हमारा रॉ मटेरियल और वेजेस दीज विल बी कॉमन। अगर जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन कॉस्टिंग रिकॉर्ड में ना हो, इट मींस हमें फाइनेंशियल रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन को ही अपने डेटा में लेना होगा। हमें कैलकुलेशन में वही फाइनेंशियल अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन ही लेनी होगी। तो यहाँ पे हमारा जो चेंज होगा विद द कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग दैट विल बी विद द वर्क्स ओवरहेड, जिसको हम कहते हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे हमें फैक्ट्री एक्सपेंस से इंफॉर्मेशन गिवन है, इसका मतलब हमें ये समझना है कि हमारी जो टू आइटम्स हैं दैट विल बी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड वेजेस, दीज आर कॉमन इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज वेल एज कॉस्ट अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हमने समझ ली कि ये टू आइटम्स हमारी कॉमन हैं। अब हम कॉस्ट शीट बनाने लगे हैं, तो पहला काम होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का। जब भी हम कॉस्ट शीट बनाते हैं पहली हम फर्स्ट हमारी स्टेज होती है दैट इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो हमने पर्टिकुलर्स लिखा, डिटेल, अमाउंट, तो हम कॉस्ट शीट बनाने वाले हैं। अब नंबर 1 होगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इट इज गिवन 14,600। तो यही अमाउंट हमने अपनी कॉस्टिंग रिकॉर्ड में पुट किया ₹14,600। उसके बाद वेजेस हम ऐड करेंगे, वेजेस को हम लेबर भी कहते हैं। अब वेजेस हमारी ये कॉमन मानी जाती है, फाइनेंशियल में भी सेम होगी, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी सेम है, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन में कोई डिफरेंट डाटा अवेलेबल नहीं है रिगार्डिंग वेजेस। अगर हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की सेपरेट इंफॉर्मेशन अमाउंट गिवन होती या वेजेस का भी सेपरेट अमाउंट अगर हमें इंफॉर्मेशन में गिवन होता, देन वी हैव टू टेक दैट इंफॉर्मेशन इन द कॉस्ट शीट। अगर हमें इंफॉर्मेशन सेपरेट गिवन नहीं है रिगार्डिंग रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड वेजेस, then it is assumed that financial accounting will be same regarding raw material and wages and that will be same regarding cost sheet। तो cost sheet में भी मुझे दोनों इंफॉर्मेशन को सेम लेना पड़ेगा, both the amount shall be same। अगर हमारे अमाउंट सेम होते हैं then we should not use in the reconciliation। जो हमारे कांस्टेंट अमाउंट है, जो हमारे सेम अमाउंट होंगे, these will not be included in the reconciliation। अगर हम reconciliation बनाते हैं that is meant for the discrepancies of amount। reconciliation का ऑब्जेक्टिव होता है कि only differences को eradicate करना या उनको
एडजस्ट करना, तो यानी उनको रिकंसाइल करना। लेकिन यहाँ पे हमारे पास रॉ मटेरियल कॉमन लिया 14,600 और वेजेस भी हमारी 23,200। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमारी स्टेज बनती है प्राइम कॉस्ट। तो नंबर 1 स्टेज होती है, अगर हम कॉस्ट शीट बनाएं तो नंबर 1 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में अगर हम वेजेस और लेबर को ऐड करते हैं उसको कहा जाता है प्राइम कॉस्ट। तो हमने प्राइम कॉस्ट का आंसर निकाल लिया, दैट विल बी 37,800। उसके बाद बारी आएगी, अब हम लेंगे वर्क्स ओवरहेड। अब हमें एडजस्टमेंट गिवन है, अब गिवन है वर्क्स ओवरहेड इज 100% ऑफ लेबर। लेबर मीन्स वेजेस। तो हमने कहा अगर ओवरहेड वर्ड्स लिखे हुए हैं, टेक्निकल वर्ड्स लिखे हैं, दैट बिलोंग्स टू कॉस्ट शीट। अगर सिंपल हमें लिखा होता है फैक्ट्री एक्सपेंसेस, तो ये हमारा बिलोंग करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो ये हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन है। अब जो नीचे एडजस्टमेंट है वो कॉस्ट शीट के लिए है। अब हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है वर्क्स ओवरहेड इज 100% ऑफ लेबर। अब लेबर का मतलब होगा वेजेस। अब यहाँ पे हम करेंगे हमारे फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड क्या होंगे। अब प्राइम कॉस्ट तक हम पहुंच चुके हैं, प्राइम के बाद बारी आती है वर्क्स ओवरहेड और फैक्ट्री ओवरहेड की। अब हम ऐड करेंगे ऐड फैक्ट्री ओवरहेड और वर्क्स ओवरहेड, दैट इज गिवन 100% ऑफ लेबर और वेजेस। अब वेजेस हमारे पास चल रही है 23,200। अब हमने इसका 100% ही ले लेना है। इट मींस फैक्ट्री ओवरहेड और वर्क्स ओवरहेड शैल बी सेम एज रिगार्डिंग वेजेस। वेजेस जितनी थी उतने ही हमारे फैक्ट्री ओवरहेड होंगे। इसका मतलब 100% मींस दैट विल बी सेम। तो हमें कॉस्ट शीट बनाने में अब लेने होंगे ऐड वर्क्स ओवरहेड और फैक्ट्री ओवरहेड, दैट विल बी 100% ऑफ लेबर। इट मींस 23,200 हमारी वेजेस और लेबर थी, वही अमाउंट हमारा 23,200 होगा फैक्ट्री ओवरहेड और वर्क्स ओवरहेड। जो हम कॉस्ट शीट में बनाने जा रहे हैं उतना अमाउंट हमारा फैक्ट्री ओवरहेड का होगा। तो ये भी हमने ऐड कर दिया 23,200। अगर प्राइम कॉस्ट में वर्क्स ओवरहेड को ऐड किया जाए तो उसका आंसर हमारे पास होता है वर्क्स कॉस्ट। तो हमारा जो टारगेट आएगा, अगर कॉस्ट शीट बनाए तो उसको कहेंगे वर्क्स कॉस्ट। तो हमने 23,200 को ऐड किया, इट मींस हमारी अब वर्क्स कॉस्ट बनती है 61,000, क्योंकि हमने एडिशन कर दिया। वर्क्स कॉस्ट का आंसर होगा 61,000। अब हमें और भी इंफॉर्मेशन है, एड ऑफिस ओवरहेड 20% ऑन वर्क्स कॉस्ट। अब ये जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जितनी हमें यहाँ पे वर्क्स कॉस्ट मिली इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट बनाते हुए जितनी हमारी वर्क्स कॉस्ट आई है उसका 20% हमें ऑफिस ओवरहेड लेना है। ये हमें कॉस्ट शीट के लिए इंफॉर्मेशन है। अब हमें वर्क्स कॉस्ट के बाद हमारा जो स्टेप होता है वो होता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और ऑफिस ओवरहेड और जनरल ओवरहेड। तो हमारी बारी होगी ऐड ऑफिस ओवरहेड्स, दैट विल बी 20% ऑन वर्क्स कॉस्ट। अभी तक हमारी वर्क्स कॉस्ट कितनी मिली थी 61,000। जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिले वैसे हमें यहाँ पे अपना इंफॉर्मेशन को पुट करना होगा। तो दैट विल बी 61,000 का हम लेंगे 20%। जैसे हमें कॉस्ट शीट बनाने के लिए इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि हमें ऑफिस ओवरहेड लेने होंगे 20% ऑन वर्क्स कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट। इसको फैक्ट्री कॉस्ट भी कह सकते हैं। तो 61,000 का 20% हमने लिया, दैट विल बी ऑफिस ओवरहेड। तो ये हमने लिया, ये बनेगा 12,200। ये होगा 20% ऑन 61,000, ये अमाउंट आएगा 12,200। और ये भी यहाँ पे एडिशन में हो जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा। अगर हम इसको ऐड करते हैं आवर आंसर शैल बी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब हमारी स्टेज का आंसर होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद वैसे बारी आती है हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की, जो हम कॉस्ट शीट में बनाते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, डाटा इज नॉट गिवन। इट मींस व्हेन इंफॉर्मेशन इज साइलेंट, अगर नहीं गिवन है इट मींस
हमें यहीं पे अपनी कॉस्ट शीट को स्टॉप कर देना चाहिए। अभी तक हमने कितना कैलकुलेट किया, तो ये हमारी बनेगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसका अमाउंट बनेगा 73,200, क्योंकि हमने वर्क्स कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड को ऐड किया 12,200 और हमारी टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी 73,200। इफ इंफॉर्मेशन इज साइलेंट, अगर हमारे अगले स्टेप के बारे में साइलेंट है, इंफॉर्मेशन नहीं है, इट मींस हमारा यहीं पे टोटल कॉस्ट की हम कैलकुलेशन मानेंगे, तो टोटल कॉस्ट मानी जाएगी 73,200। अब सेल हमने कहा था दैट इज ऑलवेज कॉमन, सेल हमारी कॉमन होती है, फाइनेंशियल अकाउंट्स के लिए भी सेम होगी और कॉस्ट शीट के लिए भी सेम होगी। अब टोटल कॉस्ट हमने कैलकुलेट की 73,200, बट सेल प्राइस इज मोर, इफ सेल इज एक्सीडिंग देन टोटल कॉस्ट, इट मींस वी आर हैविंग प्रॉफिट। अब सेल का प्राइस हमें ज्यादा मिल रहा है 88,400, हमने डिडक्ट किया 73,200, इट मींस आवर कॉस्टिंग प्रॉफिट, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट शैल बी 15,200। तो ये हमारा कॉस्ट शीट का प्रॉफिट होगा, जिसको हम कह सकते हैं नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड। अब हमारे पास बोथ प्रॉफिट हमने लेनी है। अब कॉस्टिंग प्रॉफिट हमारे पास है 15,200 और फाइनेंशियल प्रॉफिट हमारे पास है 15,340। अब हमें बनानी होगी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब रिकंसिलिएशन के लिए जैसे मैंने बड़े इंपॉर्टेंट टिप्स लास्ट लेक्चर में भी क्लियर किया था, वीडियो लेक्चर में, अब मैं फिर दोबारा इसमें लेक्चर में क्लियर बताना चाहता हूं। अगर हम टिप्स ऑफ रिकंसिलिएशन देखते हैं, इट इज वेरी सिंपल, इट इज इजी टू टेक इन माइंड, इसको इजीली हम माइंड में रख सकते हैं। अगर हमारे प्रॉफिट का केस है, प्रॉफिट मींस व्हेनेवर देयर इज ए प्रॉफिट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज वेल एज कॉस्ट अकाउंटिंग, अगर हमारे फाइनेंशियल में भी प्रॉफिट है, कॉस्ट में भी प्रॉफिट है, तो हमारा ये बड़ा इंपॉर्टेंट टिप्स बनता है, बड़ा इजी वे बनता है, ताकि हम रिकंसिलिएशन को बड़ा इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर तो हमारे प्रॉफिट का केस है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ओपनिंग स्टॉक और एक्सपेंसेस, अगर हम एक्सपेंडिचर में बात करें या ओपनिंग स्टॉक की बात करते हैं, तो अगर ओवर है हमें लेने होते हैं डिफरेंस। जैसा मैंने पहले भी कहा था, जितनी बार हम रिकंसिलिएशन बनाएंगे, रिकंसिलिएशन मींस वी आर कंसर्न्ड विद द डिफरेंसेस of the amounts of transaction in cost accounting and financial accounting। जहां पे डिफरेंस नहीं होगा, जैसे हमारे इस समय रॉ मटेरियल हमारा कॉमन है, वेजेस भी हमारी कॉमन है, देन नो नीड ऑफ रिकंसिलिएशन, इनकी रिकंसिलिएशन का पैरामीटर नहीं होगा। जहां पे हमारे डिफरेंस होंगे तो हमें डिफरेंस देखने हैं। इन केस ऑफ एक्सपेंसेस, अगर एक्सपेंसेस में हम ओवर होते हैं तो हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ऐड कर देते हैं, अगर हम अंडर होते हैं, एक्सपेंसेस में कम होते हैं, तो हम लेस कर देते हैं। सिमिलरली क्रेडिट साइड के ट्रांजैक्शन में क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन हो या इनकम की कैलकुलेशन हो, वहां पे रिवर्स हो जाता है एक्सपेंसेस से, वहां पे ओवर में हम लेस कर देते हैं। ओवर मैंने जिसका हमने कंपैरिजन किया, जिसका हमने बेस लिया, जिस पैरामीटर का हमने बेस लिया, चाहे हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लिया, चाहे हमने कॉस्ट अकाउंटिंग का लिया, जिनका बेस लिया अगर वो ओवर है दूसरी स्टेटमेंट से एज रिगार्डिंग इनकम, तो इनकम के लिए ओवर में हम लेस कर देते हैं, अंडर में हम ऐड कर देते हैं। दैट इज रिवर्स ऑन द एक्सपेंसिव साइड। तो यही हम यहाँ पे बड़ा सिंपल फार्मूला लगा रहे हैं इन द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो रिकंसिलिएशन बनाने से पहले मुझे देखना पड़ेगा, मुझे या तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेस लेना पड़ेगा या हमें कॉस्ट अकाउंटिंग का बेस लेना पड़ेगा। अब कॉस्ट शीट के रिकॉर्ड के हिसाब से हमारा प्रॉफिट है 15,200। अब हमने रिकंसिलिएशन में लिया नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स। अब कॉस्टिंग रिकॉर्ड में हमारा प्रॉफिट आ रहा है 15,200, तो ये हमने यहाँ पे ले लिया। अब मुझे देखना होगा कॉस्टिंग के बेस में जिसका प्रॉफिट पहले लिया जाता है उसके अनुसार हम एक्सपेंसेस को चेक करते हैं कि कॉस्ट शीट में उनके एक्सपेंसेस ओवर लगे कि अंडर लगे। जिनका बेस लिया जाए उन्हीं के एंगल में हमें थिंकिंग
करनी होती है कि वो ओवर है सेकंड स्टेटमेंट से के अंडर है। अब हमें कॉस्टिंग रिकॉर्ड के हिसाब से ही सोचना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बेस लिया नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड। तो ये प्रॉफिट हमारा आ गया 15,200। अब जो भी हमारा डिफरेंस होगा दैट विल बी थॉट अकॉर्डिंग टू द कॉस्टिंग रिकॉर्ड। कॉस्टिंग रिकॉर्ड के हिसाब से देखेंगे कॉस्टिंग रिकॉर्ड में ये ओवर है या अंडर है एज कंपेयर टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब मटेरियल कंज्यूम्ड हमारा कॉमन था, ये भी हमारा कॉमन है और वेजेस भी हमारी कॉमन है, हमने 2 पॉइंट्स को लीव कर दिया। अब थर्ड स्टेप में हम आ रहे हैं वर्क्स ओवरहेड। हमारी स्टार्टिंग हो रही है वर्क्स ओवरहेड से। अब हम देखते हैं कॉस्ट शीट में हमारे वर्क्स ओवरहेड गिवन है 23,200, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जिनको हम सिंपल वर्ड में कहते हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये इनका काउंटर पार्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, और यहाँ पे हमने अमाउंट दिया है 22,840। अब हमें कंपेयर करना पड़ेगा विद द 23,200। हम वहां से कंपेयर करेंगे। इट मींस हमारी जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो ओवर एक्सपेंडिचर दे रही है रिगार्डिंग फैक्ट्री ओवरहेड। अब वहां पे ओवर है, हमने कहा था जहां भी एक्सपेंसेस ओवर होंगे वहां पे हम रिकंसिलिएशन में ऐड कर देंगे। अब मुझे डिफरेंस देखना पड़ेगा। कॉस्टिंग रिकॉर्ड में 23,200 और फाइनेंशियल में गिवन है 22,840। That difference will be 360 rupees। अब 360 rupees ओवर चार्ज किए गए हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो जब भी हमारा एक्सपेंसेस ओवर होता है तो रिकंसिलिएशन में हम ऐड करते हैं। तो हमने यहाँ पे करना है ऐड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो हमें डिफरेंस देखना होता है रिकंसिलिएशन में, तो इनका डिफरेंस होगा 360। तो ये हमने ऐड कर दिया, 360 विल बी एडेड। अब एक स्टेटमेंट हमने ले लिया, 360 हमने ऐड कर ली है। एक और हमारा एक्सपेंडिचर है, उसका भी हम डिफरेंस देख रहे हैं। यहाँ पे गिवन है ऑफिस एक्सपेंसेस इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये गिवन है 12,420। अगर हम अपनी कॉस्ट शीट में आए तो कॉस्ट शीट में हमारे ऑफिस ओवरहेड बने थे 20% ऑन वर्क्स कॉस्ट, ये हमने बनाया था 12,200। तो कॉस्ट शीट में हमारे पास है 12,200 हमने चार्ज किए, फाइनेंशियल में है 12,420। तो अब यहाँ पे कॉस्ट शीट के एंगल में अगर हम चेक करें, कॉस्ट शीट यहाँ पे अंडर है, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑफिस ओवरहेड। हमारी कॉस्ट शीट में खर्चे कम लग रहे हैं रिगार्डिंग ऑफिस ओवरहेड, क्योंकि ये अमाउंट है 12,200 और ये अमाउंट गिवन है 12,420। इट मींस वी आर अंडर इन कॉस्ट अकाउंटिंग। तो जब हम अंडर होते हैं एक्सपेंडिचर में तब हमें करना होता है लेस। अब कितना डिफरेंस होगा? दैट डिफरेंस विल बी ऑफ 220, क्योंकि हमारे फाइनेंशियल में 220 ज्यादा लगे हैं, कॉस्ट शीट में कम लगे हैं। और हमारी थिंकिंग होगी कॉस्ट शीट के लिए, क्योंकि हमारा बेस कॉस्ट शीट है, तो हमने करना होगा लेस, हम करेंगे 220 और इसको हम लिखेंगे लेस अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑफिस ओवरहेड। तो ये जाएगा सेकंड स्टेटमेंट, जो हमने लाइन बनाई है, कॉलम बनाई है, वो वहां पे चला जाएगा 220। इट मीन्स देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। यहाँ पे दो तरह के एक्सपेंडिचर है जिनकी डिस्क्रिपेंसी है। इट मीन्स हमें दोनों की ही रिकंसिलिएशन करनी है। हम ना मटेरियल की करेंगे ना वेजेस की करेंगे, बिकॉज दीज आर कॉमन। कॉमन की कभी रिकंसिलिएशन नहीं की जाती। अब यहाँ पे दोनों हमारे डिफरेंसेस की हमने रिकंसिलिएशन कर ली। एक हमारा लेस हो जाएगा 220 से, एक हमने 360 डिफरेंस से ऐड कर दिया। अगर हम टोटल करेंगे तो ये बनेगा 15,560। तो नेट आंसर हमारा सेकंड साइड में बैलेंस फिगर होगा, वो बनेगा नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, ये बनेगा 15,340। और यही आंसर हमारा यहाँ पे था। सेम हमें रिकंसिलिएशन में मिलेगा। जब हम कॉस्टिंग रिकॉर्ड से स्टार्ट करेंगे,
हमारा आंसर फाइनेंशियल में होगा। अगर हम फाइनेंशियल से स्टार्ट करेंगे हमारा आंसर कॉस्टिंग रिकॉर्ड में होगा। तो इस प्रकार हमने फाइनेंशियल अकाउंट्स में अपना आंसर कैलकुलेट किया, वो होगा 15,340 और यहाँ भी हमारा 15,340 है। इन दिस वे कई बार हमें फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट भी प्रिक्योर करना पड़ता है, देन कॉस्ट शीट का प्रॉफिट भी डिसाइड करना पड़ता है, देन वी हैव टू प्रिपेयर द रिकंसिलिएशन। सो फर्दर मैं और भी क्वेश्चन के लिए यहाँ पे अपना वीडियो प्रेजेंट करेंगे रिगार्डिंग नेट लॉसेस क्या होगी। फर्दर जो मेरे लेक्चर होंगे वो लॉसेस को हम कैसे लेंगे, नेट लॉसेस का क्या रूल होगा रिगार्डिंग रिकंसिलिएशन। सो थैंक यू वेरी मच।